मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने इन लोगों को क्रश करना शुरू कर दिया। सबके दिल में एक बात होती है कि नेताजी को वो रिकॉग्निशन इंडिया में मिला ही नहीं जो वो डिजर्व करते थे। आज तो टेररिस्ट को भी बचा सकते हैं लोग, इतने हाँ। हमारे सिविल राइट स्ट्रांग हो चुके हैं ना इंडिया में। गांधी सिर्फ अपने प्रिंसिपल का सगा था, किसी का सगा नहीं था। आज का बांग्लादेश का इशू कनेक्ट कर सकते हैं इससे, ओके। बिल्कुल रिलेवेंट है। जो बोस ने पूरी आर्मी बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने, वो भी उनको ठीक नहीं लगा। जब हम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि गांधी जी के पास में पावर थी कि वो फांसी रुकवा सकते थे, तो उन्होंने इस चीज़ का उपयोग यहाँ क्यों नहीं किया? लेकिन आईएनए के सोल्जर्स को इन्होंने फांसी दी थी। उस जगह उन्होंने वो सेम गन रखी जिस गन से उन्होंने सॉन्डर्स का मर्डर किया था। नेहरू वॉज अ डियर ऑफ ब्रिटिश। व्हेन नेताजी बिकेम प्रेसिडेंट कांग्रेस के, तो उनके एक्शन से गांधी जी को थोड़ा प्रॉब्लम हो लगा। दे वांटेड हिम टू रिजाइन। नमस्ते भारत, दिस इज वीरेंद्र मिश्रा। वेलकम टू द वीरेंद्र मिश्रा शो। जब भी हम हमारे भारत के फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो दो तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसे जो कि गांधी को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और एक ऐसे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस या उस सेक्शन को सपोर्ट करते हैं, उस विंग को सपोर्ट करते हैं जो कि वॉयलेंस का सहारा ले रही थी। आज हमारे साथ हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भूषण ठाकरे जी, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं और हिस्ट्री को काफ़ी वाइड तरीके से स्टडी कर रहे हैं। वेलकम सर। सर, हमारी ऑडियंस इस बात को जानने के लिए मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा उत्साहित होगी कि आखिर ये दोनों पर्सपेक्टिव की रियलिटी क्या थी। हम जो सोशल मीडिया पर देखते हैं वो कितने हद तक सही है, जो हमें लोगों ने बताया, जो हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा, क्या वही चीज़ रियलिटी है या असल सच या असल कहानियाँ कुछ और थी? जब हम गांधी और सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो दो पर्सपेक्टिव हैं। इनकी असल रियलिटी क्या थी, इनकी असल पर्सपेक्टिव क्या थी? आप शुरुआत गांधी से कर सकते हैं। देखिए, हमेशा किसी भी चीज़ के दो नहीं तीन पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। ये दूसरों के, आपके और एक द राइट वन। ओके, सो कैसा होता है कि जब महात्मा गांधी जी का बात करते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में, उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनका एक अलग अपना विचारधारा है, उनकी एक अलग अपनी हमेशा से ही एक थिंकिंग रही है गांधी जी को लेकर। और जैसे बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट फ़ैन फॉलोइंग है, जो आज हम हर फील्ड में अगर देखा जाए तो उस फील्ड के जो महान लोग हैं उनकी अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग होती है, ऐसे बोल सकते हैं। तो विचारधारा या थिंकिंग इज़ अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, दूसरी बात, जैसे हम पर्सपेक्टिव की बात करें या फिर गोल्स की बात करें, तो गोल्स तो दोनों के कॉमन थे, जो दोनों भी इंडिया का फ्रीडम ही चाहते थे, बस अपने रास्ते अलग अलग थे। तो रास्ते उन्होंने अपने अपने अलग चुने। एक सर्टन पॉइंट के बाद शायद एक दूसरे से अग्री ना कर रहे हो, तो उन्होंने अपने अपने रास्ते चुने। तो जैसे आप महात्मा गांधी जी की बात करें, तो ही वॉज बाय प्रोफेशन ही वॉज अ लॉयर एंड ही वॉज अ गुड डिप्लोमेट। तो उनका आर्ग्यूमेंट करने की क्षमता बहुत अच्छी थी और उनके पास टाइम टेस्टेड मेथड थी, जो उन्होंने शायद लंदन में पढ़ते हुए, बाद में अफ्रीका में, जब साउथ अफ्रीका में जब वो काम कर रहे थे और उसके बाद जब इंडिया में आए, तो उनका ये जो मेथड थी उन्होंने इसमें मास्टरी की। सो इट वाज सत्य, अहिंसा, इन चीज़ों का, इन मेथोडोलॉजी से उन्होंने काम किया। सत्य अहिंसा एक ये जैनिज़्म की फ़िलोसॉफी है। तो महात्मा गांधी बनिया थे, तो उनका एक मतलब उनकी अपब्रिंगिंग से ही वो आया था, ठीक है। और अगर हम सुभाष जी की बात कीजिए, तो सुभाष जी वॉज अ यूथ लीडर, वेरी एनर्जेटिक पर्सन। उन्होंने ICS क्रैक किया। ICS क्रैक करने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि ये उनको गुलामी नहीं करनी है, उनको सर्विस नहीं करनी है ब्रिटिश के लिए। तो उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू किया। मीनवाइल ही जॉइन कांग्रेस। ही वॉज इक्वल टू ऑल द कांग्रेस लीडर्स ऑफ दोज टाइम। उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंसी भी, गांधी जी जब रिटायर हुए एक्टिव पॉलिटिक्स से 1934 में, उसके बाद बोस केम टू वेरी एक्टिव। तो दैट वे बोस वॉज अ जूनियर, मच जूनियर टू द महात्मा गांधी। दोनों का आप देखिए, जब महात्मा गांधी 1869 में उनका जन्म हुआ है, बोस का जन्म 1897 में हुआ है, तो ही वॉज मच जूनियर टू दैट। सो एक इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है महात्मा गांधी का वो इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एज़ कम्पेयर टू द बोस। और
सुभाष चंद्र बोस जी का एक्टिव ईयर्स भी बहुत कम था इम्पैक्ट करने के लिए, टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन यूथ पीपल, तो बहुत कम थे। और इंडिया में वो शायद 1941 तक थे। उसके बाद ही एस्केप टू जर्मनी एंड देन जापान, एंड आफ्टर इन 1945 ही डिसअपियर। ओके, बट उनकी पूरी जो जर्नी रही है वो बहुत हम कह सकते हैं वो स्टेबल नहीं थी एज महात्मा गांधी वॉज सो स्टेबल। he was for 20 years he was in active politics, वो सारे मूवमेंट्स में एक्टिवली थे, कांग्रेस में एक्टिव थे। उसके बाद ही वॉज अ मेंटरिंग इनटू द कांग्रेस, ही वॉज देयर बट इतना एक्टिव नहीं थे। फिर 1942 से 44 के बीच में वो फिर से एक्टिव हुए, ही वॉज इन जेल, एंड आफ्टर दैट ही स्टेड, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम भी ही थे। तो उनका इन्फ्लुएंशियल लेवल, उनका एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बोस। सो व्हाट वाज द रीज़न कि आपने बताया कि गांधी कभी एक्टिव हो जाते थे, कभी वो इनएक्टिव होते थे, तो ये इनएक्टिव होने का कारण क्या हो सकता है इनके? इनएक्टिव होने का कारण यही था कि पार्टी में नए लोग आ रहे थे, यंगस्टर्स जगह ले रहे थे। सो एक ओल्ड माइंडसेट एंड न्यू माइंडसेट का ब्रिजिंग करना बहुत मुश्किल क्लैश हो रहा था, जो आज भी हम देखते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। जो पुराना नेता अगर वो इरिलेवेंट फील कर रहा है तो उनको रिटायर कर दिया जाता है। उस टाइम भी वही था, लेकिन जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती थी कि अब नहीं हो रहा है हमारे उस टाइम के नेताओं के बीच में कंसेंसस नहीं बन रहा है, तो गांधी हैज़ टू गेट इनटू। एंड जब बोस ने क्विट इंडिया मूवमेंट ये किया, मतलब लॉन्च किया, और जो सब हुआ उसके बाद महात्मा गांधी को भी आना पड़ा, फिर से एक्टिव होना पड़ा, एंड दैट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, फिर महात्मा गांधी ने भी डू और डाई, ओके, जो लास्ट जो उन्होंने मूवमेंट शुरू किया, तो दैट वाज द रीज़न। मतलब इनका अपीयर होने का, डिसअपियर होने का पॉलिटिक्स में ये सबसे बड़ा कारण कहा जाता है। हम गांधी जी की जब शुरुआती सालों को देखते हैं तो ही वॉज इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गांधी जी एक्चुअली कर क्या रहे थे? ही वॉज प्रैक्टिसिंग लॉ ओवर देयर, एंड वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो उनको ट्रेन से ढकेल दिया गया, वो वापस भारत में आ गए। तो वहाँ पर वो एक्चुअली ब्लैक राइट्स के लिए भी लड़े थे। तो ब्लैक राइट्स की लड़ाई क्या थी वहाँ पर? गांधी जी वॉज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, ओके, एंड साउथ अफ्रीका में उन्होंने सोशल वर्क भी शुरू किया। ओके, अलॉन्ग विथ लॉ। हाँ, तो सोशल वर्क शुरू क्यों किया, उसके एक रीज़न्स है। तो उसका एक रीज़न जैसे आपने बताया कि उनको ट्रेन से धक्का दे दिया गया था। लेकिन सिर्फ ट्रेन से धक्का क्यों दे दिया गया था? क्योंकि वो चले गए थे उस कंपार्टमेंट में, बिकॉज ही वॉज नॉट ब्लैक। तो आपने जैसे बोला कि वो ब्लैक राइट के खिलाफ लड़े, तो ब्लैक राइट्स के खिलाफ नहीं लड़े। उन्होंने ये बोला कि मैं वाइट नहीं हूँ, मैं ब्लैक भी नहीं हूँ, मैं कलर्ड हूँ। सो उन्होंने कलर्ड लोगों की राइट्स के लिए लड़े, क्योंकि तब साउथ अफ्रीका में बहुत सारे इंडियंस एंड साउथ एशियंस जा चुके थे इन बाय द रीजंस ऑफ वर्क, माइग्रेंट्स, लेबर्स एंड एवरीथिंग। तो उनके राइट्स कोई उनको हैच नहीं कर रहा था, कोई उनको देख नहीं रहा था, बिकॉज ब्लैक लोगों के अपने एक नेटिव राइट्स थे, कलर्ड लोगों के अपने प्रिविलेजेस थे, वाइट लोगों के प्रिविलेज थे, और कलर लोगों के तो कोई राइट्स ही नहीं थे। तो दैट्स वाई ही केम फॉरवर्ड एंड उनका पूरा मूवमेंट चला, और फिर उनको ब्लैक लोगों ने सपोर्ट किया बाद में, एंड ही बिकेम पॉपुलर ओवर देयर। बट आफ्टर दैट मे बी इन 1910 और 14 के बीच में महात्मा गांधी केम टू इंडिया। एंड वो इंडिया आए क्यों? लेकिन मतलब वहाँ पे तो वो वेल सेटल्ड ही लग रहे हैं, अगर वहाँ पे इतने लंबे समय से वो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ही इज़ फाइटिंग फॉर द राइट्स, तो फिर इंडिया आने का कारण उनका क्या था? एक्चुअल मतलब रीजंस तो ऐसा बहुत कुछ हो सकते हैं उनके। मतलब बताया जाता है कि इंडिया को ज़रूरत थी, फ्रीडम मूवमेंट पीक पे जा रहा था, ये भी था। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि एक लीडरशिप इंडिया में जो चली आ रही थी, मतलब फ्रॉम फॉर एवर टिल द लास्ट लीडर बिफोर गांधी वॉज द बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक की पॉपुलैरिटी एट द पीक थी व्हेन गांधी एंटर्ड इनटू इंडिया, ओके। और व्हेन एंड तिलक वॉज सेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड वैक्यूम आ गया था लीडरशिप का। So which gave Mahatma Gandhi space, and the companion of Tilak, Gokhale,
Gokhale was a mentor to Mahatma Gandhi. He explained him about the situational politics and everything. So महात्मा गांधी इनिशियली जब आए तब उनको गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि आप पूरे इंडिया का भ्रमण करो, इंडिया को जानो। उसके बाद महात्मा गांधी ने अगले 2-3 साल इंडिया का भ्रमण किया और फिर अलग अलग जगह जाके लोगों के प्रॉब्लम समझे एज अ लॉयर। वो ही वॉज नॉट मतलब आते ही वो महात्मा नहीं थे, ही वॉज अ लॉयर, ही वॉज इनटू सोशल वर्क। ओके, जब उनको चंपारण में गए तो वहाँ के लोगों को वो इंडिगो का प्लांटेशन करने के लिए फोर्स करती थी तब की गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने बोला कि आप ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने ये मुकदमा ये किया लोगों के तरफ से, एंड दिस मेड पॉपुलर देयर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अटेंशन दिया महात्मा गांधी को, बट ही वॉज अ लॉयर, ही वॉज अ गुड आर्ग्यूअर, डिप्लोमेट अच्छे थे। तो उनका एक इम्पैक्ट रहा, मतलब वो ही बिकॉज ऑफ लॉयर ही नोज द लॉ इन वेल, दैट्स वाई ही वो बच जाते थे कुछ गलत करने से। फॉर एग्जाम्पल, जिस रीज़न से लोकमान्य तिलक जी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला, एक्साइल मिला, ठीक है, फॉर ऑन द सेडेशन लॉ, ठीक है, ऑन द सेम लॉ गांधी वॉज चार्ज्ड एंड बट महात्मा गांधी ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जब ये सब चल रहा था मुकदमा। ही सेड कि आई एम लकी एंड आई एम प्लीज दैट आई हैव बीन चार्ज विद द सेम लॉ as Lokmanya Tilak was being charged, and I am so fortunate for it. So British court has seen this depth that if गांधी की तब तक फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, तो उनको पता चल गया कि अगर गांधी को भी अगर इम्प्रिजन डालोगे तो सिविल अनरेस्ट हो जाएगा बहुत, क्योंकि सी लोकमान्य तिलक वो इंटेलेक्ट, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बड़ी थी, लेकिन तब इंडियन लॉज थोड़े इतने ढीले नहीं थे। बाय द टाइम गांधी जी एक लीडर हुए तो अलग अलग लॉज बन चुके थे। ब्रिटिश ने थोड़ा राइट्स देना शुरू कर दिया था इंडियन लोकल गवर्नमेंट्स को, या फिर जैसे लोकल गवर्नमेंट भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी थी, मोंटेगू केम फोर्स जो उन्होंने। व्हाट वाज दिस लोकल गवर्नमेंट? सी मोंटेगू केम फोर्स में उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट का ये किया कि आप ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव चूज करके आप उनके असेंबली में आ सकते हैं, जस्ट लाइक वी चूज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उस तरह की कुछ एमएलए लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसी होती है। काउंसिल में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो उस टाइम उन्होंने ये काउंसिल उसी का लीगेसी है। अच्छा, ठीक है, एक तो है हमारी असेंबली जहाँ पे हम ये करके देते हैं, मतलब इलेक्ट करके देते हैं, एक होते हैं नॉमिनेशन। नॉमिनेशन वो लीगेसी है तब, तो इसलिए इंडिया में सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ पे काउंसिल्स है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो दैट वाज फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस, ओके, सो टू बी इलेक्टेड एज ए काउंसिल। तो ये ऐसे कुछ लॉज थे, तो इसके वजह से एक इम्पैक्ट बढ़ गया था इंडियंस का, इंडियन लीडर्स का इनटू द दे वर ऑन द टेबल। सो दैट इज़ द थिंग। जब महात्मा गांधी आपने बताया वो भारत में आए तो उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू की, क्या उस समय भारत के लोग अवेयर थे इस बात को लेकर कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ी एक लड़ाई लड़कर भारत में आ रहे हैं? लोगों की विश्वास इतना कैसे बैठ गया महात्मा गांधी के ऊपर? क्या उस समय तो मीडिया भी उतनी कुछ थी नहीं जो महात्मा गांधी के बारे में तेज़ी से बातें फैला दें? व्हाट एक्चुअली हैपेंड दैट? वेरी सिंपल, सी मैं वैसे बोल रहा हूँ, तब के कांग्रेस में तब 2 गठ बढ़ गए थे, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। कांग्रेस में भी एक्सट्रीमिस्ट थे? कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट थे। कांग्रेस में लाल बाल पाल वेर द एक्सट्रीमिस्ट, एंड गोखले एंड अदर पार्टीज वेर द मॉडरेट्स। तो कांग्रेस में 1905 में ये कांग्रेस वाज स्प्लिट, मतलब स्प्लिट इन नॉट इन द सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्प्लिट इन द सेंस ऑफ ग्रुप्स। ओके, सो वन ग्रुप वाज सपोर्टिंग द एक्सट्रीमिज्म। तिलक वाज वेरी श्योर कि नो, वी वांट स्वराज, वी डोंट वांट दिस कंसेशंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश कांग्रेस को कंसेशन देती थी और कांग्रेस वाज केप्ट एज पर इज द पेट्स। ओके, अगर हम बोले शांत रहो तो शांत हो जाओ अभी। सो तिलक वाज अगेंस्ट इट, सो दैट्स व्हाई ही वाज बीन सेंट टू जेल, सिटिजन चार्ज, ठीक है। बट गोखले वाज अ मेंटर ऑफ महात्मा गांधी
ही वॉज अ मॉडरेट, उनको पता था. एंड बिकॉज गोखले प्रमोटेड महात्मा गांधी इन द वे ही डायरेक्टेड हिम, एंड सो पॉपुलैरिटी तो उनकी उस हिसाब से बढ़ गई थी. ओके. एंड देर वर 2 सेंटर्स इन इंडिया इन दोज डेज. मैं ये वर्ल्ड वॉर 1 की पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब 1905 से 14 के बीच में, जब मतलब इंडिया का पूरा एक फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर देखो तो एक तो बॉम्बे प्रोविंस, मतलब आज का मुंबई, और बंगाल, कलकत्ता, दीज वेर 2 हॉटस्पॉट जहाँ से लीडर्स वेर एमर्ज. मतलब मोस्टली आप देखो सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, जब तब के एक्टिव लीडर्स जैसे बंगाल एंड मुंबई से, जैसे मुंबई रीजन, मतलब लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी मुंबई में आए साउथ अफ्रीका से. हाँ. ठीक है. बाद में सावरकर, दे वेर द प्रोमिनेंट लीडर्स फ्रॉम मुंबई एंड बंगाल मेजरली. बाद में जब पंजाब में फिर रेस्ट हुआ तो भगत सिंह, आज़ाद, ये आए. दैट वाज अ लेटर पीरियड. जी, ये टाइम जब चल रहा था, जब मुंबई से और बंगाल से लीडर्स निकल रहे थे, तब इंडिया के बाकी पार्ट्स में क्या हो रहा था उसमें? बाकी पार्ट्स में भी लीडर्स थे. ओके. लेकिन आज भी देखो तो मुंबई इज़ अ हॉटस्पॉट ना. मुंबई में आप कुछ रिलीज़ करोगे तो पूरी इंडिया देखती है. हाँ, तो बिल्कुल. अटेंशन ज़्यादा मिल रहा था इन लोगों को. ओके, मतलब मुंबई तब से ही हमारी बहुत फेमस है. हाँ, तो ये इंडिया में हमेशा ये होती है बिकॉज, और यहाँ पे भी रीजंस क्यों है, ऐसा क्यों है, मतलब बिकॉज उसका एक रीज़न ऐसा है कि इंटेलेक्चुअल बनना या फिर यहाँ पे अटेंशन ज़्यादा मिलना, बिकॉज ब्रिटिश कॉलोनी यहाँ पे ज़्यादा थी. मतलब बॉम्बे वॉज ब्रिटिश का अपना मिला, मतलब लिया हुआ, और यहाँ पे टॉप ऑफिशियल्स, जो सारे सोशल एंगेजमेंट्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं. दूसरा था उनका कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा, मतलब आई गेस हेडक्वार्टर तो उन्होंने दिल्ली में चला गया था, लेकिन उनकी कॉलोनीज ये सब तो वही था. तो लीगेसी वो थी अटेंशन क्रिएट करने की, सोशलाइजेशन की, सेरेमनियल थिंग्स यहाँ पे होती थी. अच्छा. हाँ, तो ये 2 हॉटस्पॉट वेर वेरी अटेंशन सीकिंग. तो कुछ भी यहाँ पे होता वो फेमस हो जाता पूरे इंडिया में. अभी आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिया. सर, मैंने जितना पढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, 1857 के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कंट्रोल क्राउन के हाथ में चला गया, ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में. जब ये गांधी जी वापस इंडिया में आए थे और जब ये सारे लीडर्स एमर्ज होना शुरू हुए, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी क्या भारत में थी, एक्टिव थी ये लोग? सी कंपनी मतलब क्या, कंपनी एक रातों रात बदल नहीं गई. ओके. वही है कि जैसे हम नेशनलाइजेशन बोलते हैं ना कंपनी का, हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेशनलाइजेशन हो गया. अच्छा. ठीक है. तो उसके पहले जो उसका ऑफकोर्स वो क्वीन के अंडर ही थे. क्वीन के अंडर इन द सेंस दे गॉट अ परमिशन फ्रॉम क्वींस ओनली टू डू बिजनेस इन इंडिया. सो उसके बाद जो उनका मालिक था वो सरकार हो गया. तो लोग तो सेम थे, ऑफिसर्स सेम थे, सब कुछ सेम था, लेकिन बस मालिक बदल गया. लेकिन एटीट्यूड तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला ही रहा. तो उसके बाद भी देखोगे इवन ईस्ट इंडिया कंपनी हम ब्रिटिश राज बोलते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल के कलेक्टर्स थे, ऑफिशियल्स थे, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल वेयर लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी होगी. वो वैसा ही उनका बर्ताव था, वैसा ही उनका डिस्क्रिमिनेशन था. तो वो चेंज तो नहीं हुआ. ओके. मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एक्टिव थी, और बट ये लोग फिर भी क्राउन के अंडर ही ऑपरेट कर रहे थे. जैसे लोग पहले कर रहे थे वही आगे भी कर रहे थे. यहाँ पर हम वापस गांधी के टॉपिक पर आते हैं. जब ये आज़ादी की लड़ाई इंडिया में आके इन्होंने शुरू की वापस से, चंपारण सत्याग्रह हुआ, इसके बाद भारत भर में काफ़ी सारे सत्याग्रह होने लगे. गांधी जी के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी जो इतने सारे लोग उनसे जुड़ने लगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो आप पे बंदूक तान के खड़ा है, तो मैं उसके सामने कहूँ कि तुम मेरे गाल पे चांटा मार दो, मैं दूसरा गाल आगे कर दे रहा हूँ, तो वो तो मार के चला जाएगा, तो उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा. तो ये जो गांधी जी की नीति थी अहिंसा वाली, क्या ये वाकई में कारगर साबित हो रही थी? 2 इम्पोर्टेंट सत्याग्रह है जिससे लोगों के मन में गांधी जी के बारे में विश्वास बना. एक जैसे चंपारण की बात बोली, चंपारण में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो फोर्स कर रहा था इंडिगो प्लांटेशन, और इंडियन किसान करते भी थे. बट वहाँ पे उन्होंने जो रेट्स देना शुरू किया वो बहुत नॉमिनल था. ठीक है, एज कम्पेयर टू तब का पॉपुलर रेट, स्टैंडर्ड रेट नहीं दे रहे थे लोग. ओके. तो महात्मा गांधी ने उनके खिलाफ मुकदमा लड़ा लोगों की तरफ से. तो उसमें 2 बातें हैं. एक तो उनको रेट रिवाइज मिला, स्टैंडर्ड मिला. दूसरा किसान
सिर्फ 30 मतलब गवर्नमेंट कैन ओनली फोर्स पीपल टू प्लांट इन 30% ऑफ लैंड, ठीक है। 30% ऑफ लैंड में ही ये इंडिगो प्लांटेशन का फोर्स कर सकती है। बाकी किसान की डिसीजन है, वो ज़्यादा करे ना करे, बाकी वो अपने अलग क्रॉप्स कर सकता था। और इंडिगो का मेन क्या है, इंडिगो प्लांटेशन का एक क्या है कि रेट्स तो अच्छे से नहीं मिल रहे थे, बाकी वो फूड क्रॉप्स भी नहीं उगा सकते थे, और भूखमरी तो पहले से ही थी। तो खुद के खाने के लिए भी फ्रूट क्रॉप्स अगर आप नहीं उगा सकते तो अनरेस्ट तो होगा ही लोगों को, एल्स पैसे मिल रहे तो कोई उसमें आंदोलन सत्याग्रह नहीं करेगा। तो महात्मा गांधी ने एक तो लीगल तरीके से, दूसरा वहाँ पे बैठ के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पीसफुली उनको प्रेशराइज किया और लोगों को कलेक्ट किया। और जब पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, लोगों के लिए कन्वीनियंट हो जाता है, औरतों के लिए कन्वीनियंट हो जाता है टू पार्टिसिपेट। अगर एक्सट्रीम प्रोटेस्ट है या फिर कोई वायलेंस है तो उसमें थोड़ा हेजिटेंसी आ जाती है। फिर औरत वीमेंस आर एक्सक्लूडेड, बच्चे चले जाते हैं, फिर जो लोग हैं जो लड़ सकते हैं वही आते हैं, तो उसमें तो पॉपुलैरिटी कम हो जाती है, ठीक है। वो एक्सट्रीम प्रोटेस्ट आर इफेक्टिव, लेकिन लोगों का सहभाग उसमें कम हो जाता है। दूसरा है खेड़ का ये सत्याग्रह, जिसमें महात्मा गांधी तो पहले नहीं गए, पहले उन्होंने सरदार पटेल को भेजा। अच्छा, तो वहाँ से सरदार जी की भी स्टोरी शुरू होती है। सरदार पटेल की एंट्री यहाँ से शुरू होती है। खेड़ सत्याग्रह से उनके बारे में ज़्यादा बोला जाता है। इसके पहले क्या करे सरदार पटेल? सरदार पटेल वॉज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस, ही वॉज अ लीडर, और वो सत्याग्रही थे। नो, इंडियन नेशनल कांग्रेस में काम कर रहे थे। लॉयर? Yeah, he was a lawyer. So in those time, everyone is lawyer. Like us, lawyer was a very noble profession that time. Yeah, no. Even today, आज भी आप इंडियन पॉलिटिक्स देखोगे, सारे more than 60% लीडर्स लॉयर्स ही है, ठीक है। सो लॉयर्स प्रोफेशन, लॉयर्स में क्या आर्ग्यूमेंट करने की क्षमता आप में आ जाती है, एक क्वालिटी बिल्ड होती है बिकॉज यू डू लॉ। तो वो तब भी वही था, लॉजिक तो वही होता है। तो खेड़ सत्याग्रह में क्या था कि मिल ओनर्स were not reducing the working hours and not increasing the pay, ठीक है। तो मिल वर्कर्स ने दे वेंट ऑन स्ट्राइक। उस स्ट्राइक को ज्वाइन किया सरदार पटेल ने इनिशियली, एंड थ्रू दैट फिर वो मिल ओनर्स के साथ डिप्लोमेटली बात करना, डिस्कशन करना, एंड एट द वेरी लेटर स्टेज महात्मा गांधी ज्वाइन, एंड पोस्ट प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो गया। मिल ओनर्स को वो बात माननी पड़ी। तो वहाँ से लोगों में एक विश्वास आने लग गया कि ये मेथड से, इसमें खून खराबा नहीं है, इसमें किसी की जान नहीं जा रही है, लेकिन काम बन रहा है। तो ये लोगों को बहुत आकर्षित करने लगा, और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ये फेमस हो गया। फिर उसके बाद आप सीरियली देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये बड़े बड़े ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसमें भारी संख्या में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। उसके पहले तो देयर वेर हॉटस्पॉट पीपल, द लीडर्स वेर मेजरली पार्टिसिपेटिंग, नॉट द पीपल ऑफ द रूरल इंडिया, और मेजर पॉपुलेशन वेर लिविंग इन द रूरल इंडिया। अर्बनाइजेशन तो ब्रिटिश और कुछ मर्चेंट्स ने ही किया था। तो ये बड़ा उसका मतलब ये कहना सही होगा कि गांधी जी ने हिंदुस्तानियों की नब्ज को पकड़ लिया था उस समय कि भाई ये लोग शांति से ही बाहर आ सकते हैं। नहीं, उन्होंने ब्रिटिशों की नब्ज को पकड़ा था। अच्छा, इनकी नब्ज कहाँ दुखेगी, ठीक है। हिंदुस्तानी तो पहले भी एकत्रित हुए थे 57 में, ठीक है, लेकिन वो मिलिटरीली था, मतलब मिलिट्री लेवल पे एक तरीका, मतलब मिलिट्री रिवॉल्ट ज़्यादा कह सकते हैं था, ठीक है। वो रिवॉल्ट इंटरनली था, ठीक है। उसमें सिविलियंस की इन्वॉल्वमेंट बहुत कितना थे, वो कम, मतलब इतना बहुत कम थी कि हमें कुछ पढ़ने भी नहीं मिलता वैसे उनके बारे में। हाँ, सिविलियंस उतने एक्टिव नहीं थे बिकॉज इट वॉज अ मिलिट्री रिवोल्ट, इट वॉज फाइट विद द आर्म्स, ओके। एंड वहाँ पे ऑफकोर्स लोगों के पास आर्म्स तो थे, ठीक है, बट एट दैट लेवल वो कम, मतलब एज पर हम 1905 के बाद की बात करते तो ज़्यादा था। लोकमान्य तिलक ने भी यूनाइट किया था। आप बंगाल पार्टीशन की बात कीजिए, बंगाल पार्टीशन में जब पूर्ण स्वराज की बात आई, लोकमान्य तिलक ने 1905 में भी लोगों को भारी संख्या में पार्टिसिपेट कराया था। दैट वाज आल्सो पीसफुल
पीसफुल इन द सेंस पार्टिसिपेशन लोगों का ज़्यादा था और उसमें ज़्यादा वायलेंस नहीं था. ऑफ कोर्स पीपल वेर गेटिंग एक्सट्रीम, पीपल वेर बीटिंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स एट लोअर लेवल एंड एवरीवेयर. बट या वो मतलब छुटपुट लड़ाइयाँ हो रही छुटपुट लड़ाई है. लेकिन बंगाल पार्टीशन के बाद जो आंदोलन हुए थे वो बहुत बड़े स्केल पे थे. बंगाल में, मुंबई में, हर जगह. बंगाल पार्टीशन क्या था सर? मतलब इसमें बंगाल क्या हुआ? पार्टीशन ऐसा था कि आज का बांग्लादेश का इशू कनेक्ट कर सकते हैं इससे. ओके. बिल्कुल रिलेवेंट है. बंगाल पहले, आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये यूनाइट करके एक बंगाल एक स्टेट हुआ करता था पूरा. ठीक है. और उसमें मेजर डोमिनेटेड 2 रिलीजन्स थे, हिंदू एंड मुस्लिम्स. ओके. मुस्लिम्स बिकॉज तब वो आप मतलब बंगाल हिस्ट्री में देख सकते हैं ना कि शिजाउद्दौला और बाकी जो मुगल प्रिंस. या एग्जैक्टली, मैं मुगल हिस्ट्री पढ़ा हूँ तो उसमें बंगाल में काफ़ी इनका इन्फ्लुएंस था. बंगाल में उस तबका ज़्यादा मुस्लिम डोमिनेंस रहा है, तो मुस्लिम पॉपुलेशंस वहाँ पे भी है. तो ब्रिटिशों को लगा कि तब कस्टम्स लॉज आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा था. ठीक है. तब कस्टम्स आपके लोकल, आपके ट्रेडिशनल कस्टम्स थे. मतलब इंडियन कस्टम्स तो वेर सपोर्टेड बाय द टेम्पल्स एंड हमारे शक्तिपीठों ने दिए. मुस्लिम्स होल लॉज एंड कस्टम्स आर सपोर्टेड बाय द कुरान. ठीक है. शरिया. तो हाँ, तो एक साथ इनको गवर्न करने में ब्रिटिशों ने ऐसा बताया कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वी शुड सेपरेट द स्टेट बिकॉज बीफ स्लॉटर, काउ स्लॉटर की बात है. ये ऐसे रिफॉर्म्स लाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था. ठीक है. तो ये एक इशू है. लेकिन ब्रिटिश ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखा कि इफ़ यू डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम्स इट विल बी बेनिफिशियरी फॉर देम. ओके. बिकॉज हमेशा से ही आफ्टर नॉट इवन बिफोर मुगल्स ओनली, हिंदू किंग्स एंड मुस्लिम सुल्तान इनमें हमेशा से टसल रही थी. ठीक है. ये बहुत हिस्टोरिकल इवेंट है, ये कोई ब्रिटिश या उसके पहले की बात नहीं है. तो हिंदू मुस्लिम इशू इंडिया में बहुत पुराना है. इवन दो दे वेर वर्किंग टुगेदर, एक ऐसा टाइम आता था जहाँ पे मुस्लिम्स वेर ऑलवेज हॉस्टाइल विद द हिंदूज़ की ये हिंदू है, इसको काटना है. ठीक है. और हिंदूज़ वेर ऑलवेज हॉस्टाइल टू द मुस्लिम्स कि ये आएंगे, ये हमें कभी भी मतलब मार सकते हैं, तो इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता. बाय द कोर्स ऑफ टाइम हम मिंगल हुए, एक साथ सोसाइटी में रहने भी लगे, तो भी एक हॉस्टिलिटी रहती है, कल्चरली कस्टमरी होती है. तो ब्रिटिशों ने इसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने बंगाल का विभाजन करना चाहा. ये हुआ 1905 के आसपास. ठीक है. जिसमें बंगाल को मतलब ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, इसलिए आज के हमारे बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल है. इवन दो इट इज़ इन ईस्ट इंडिया बट इट इज़ वेस्ट बंगाल बिकॉज ईस्ट बंगाल इज लेटर बिकम पाकिस्तान एंड नाउ बांग्लादेश हो गया. लेकिन तभी भी ब्रिटिशों ने विभाजन करते हुए पूरी तरह से सर्वे नहीं किया और लार्जर पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी वेंट टू द ईस्ट बंगाल which is today's Bangladesh. And now they are suffering. Now they are suffering with this. So अभी बांग्लादेश में भी हिंदू बांग्ला करके एक नया अभी मांग उठ रही है कि the नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द बांग्लादेश शुड बी एमर्ज एज ए हिंदू बांग्लादेश. So ब्रिटिशों ने शायद तभी इसको वेस्ट बंगाल में रखा होता तो आज बांग्लादेश में ये हिंसाचार हुआ भी नहीं होता. बेचारे लोग मरने से तो बच जाते हैं. So ये बहुत हिस्ट्री टेल्स यू एवरीथिंग इफ़ यू करेक्ट फॉलो दिस क्रोनोलॉजी एंड एवरीथिंग. तो ये है. तो बंगाल पार्टीशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट और उसमें लोगों को एक्चुअली उतारा था ग्राउंड पे अंदर फ्रीडम स्ट्रगल में. मतलब हम बोल सकते हैं कि 1957 के बाद छोटे मोटे सत्याग्रह ये आंदोलन हुए थे, एजिटेशंस हुए थे, लेकिन बंगाल पार्टीशन वॉज प्रोमिनेंट. उसके बाद मतलब उसी से ही तिलक वॉज वेरी पैन इंडिया लीडर. तिलक वॉज एक्सेप्टेड एंड बिकम वेरी इन्फ्लुएंशियल. तब से ही ये कांग्रेस में स्प्लिट हुआ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स. 1905 प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट द ईयर इवेंचुअली. उसके बाद का इवेंट आता है 1914 व्हेन द वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड. वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड एंड गांधी जी ने मॉडर्न सत्याग्रह शुरू किया, चंपारण, खेड़ एंड द फॉलोड बाय. तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था इन द सेंस इन फ्रीडम स्ट्रगल. तो ये जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था उस समय इंडिया में क्या चल रहा था? क्योंकि हमारे इंडिया के सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में थे, जो इंडियंस थे ब्रिटिश आर्मी सब,
उनके साथ क्या हुआ, क्या उनको वापस लड़ना पड़ा अंग्रेज़ों के साथ जाके See, मिलके? आप है ना तो फिलोसॉफिकली आप देखो तब हम इंडियंस नहीं थे. अच्छा. See, India was divided or separated with princely state, British India, and small Kingdoms. provinces. So we were not as India as such. ठीक है, इसकी फिलोसॉफी थोड़ी शायद वही लोग समझ सकते थे जो लंदन में जाके पढ़ के आ रहे थे. वहाँ पे जाके पढ़ के आ रहे थे, वो देयर इज़ वन नेशन, देयर इज़ अ सिविल लॉज, एटिकेट्स एंड इक्वल राइट्स. तो वो आके यहाँ पे ब्रिटिश को चैलेंज कर सकते हैं, नो वेयर आर द इक्वल राइट्स. ठीक है, लेकिन एज अ पीपल में वो नहीं था. तो ये जो आम फोर्स में लोग काम कर रहे थे, वो कोई इंडियन, खुद को इंडियन करके, या फिर वो तो कंपनी फिर ब्रिटिश राज के लिए काम कर रहे हैं. दे वर सर्वेंट्स. तब फॉर एग्जांपल ये आप 20th सेंचुरी की बात करें, 20th सेंचुरी तक फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी तक ऐसा इंडियन लोगों में एक मानना था कि इट इज़ बिकॉज यू आर क्षत्रिय यू कैन गो इनटू आर्म फोर्स एंड वर्क. आप किसके साथ काम करोगे? जो आपका रूलर है. ये उसके पहले लोगों ने मुगल्स के लिए किया, सेम पीपल. उसके पहले लोगों ने इंडियन किंगडम्स, हिंदू किंगडम्स थे, उनके लिए काम किया एंसिस्टरी. ठीक है, तो इंडिया का इतिहास रहा है. तो एज ओ इंडियन या ब्रिटिश उनको सेग्रीगेट करने का वो फिर ये नहीं था. वो लेटर स्टेज में डेवलप हुआ जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पिक्चर में आते हैं. तब उन्होंने शायद रियलाइज़ करा है कि वाई आर यू फाइटिंग. गांधी जी ने भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टाइम ये उनको रियलाइज़ कराया था. मतलब उसकी एक स्टोरी है. अगर हम नेक्स्ट पार्ट में, मतलब बोस के पार्ट में हम बताएंगे कि जर्मनी में हिटलर से एक बड़ा यूनिट रिलीज़ करवाया था इंडियंस का, जो उन्होंने इम्प्रिजन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, एंड ट्रेन देम एंड देन यूज देम फॉर अटैक ऑन ब्रिटिश राज हिमसेल्फ. सो सर ये जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था 1914 के आसपास, उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे? वॉज ही बिकमिंग एक्टिव स्लोली इन द पॉलिटिक्स? he was in college. अच्छा, was in college. Yeah, he was in college, and I guess in 1990 he qualified this ICS. Okay. ICS मतलब आज का IAS कह सकते हैं? आज का IAS, so इंडियन सिविल सर्विस, जो उनको लंदन में जाके क्वालिफाई करना पड़ता था. देन यू विल गेट एम्प्लॉयमेंट हियर. तो वो तब का हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ये था इंडियंस के लिए एटलीस्ट. और ही वॉज नॉट इनटू द पिक्चर. ही वॉज नॉट इन द स्टूडेंट टाइम एज. सो ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया यूथ. ओके, ही वॉज एक्टिव स्टूडेंट लीडर. मतलब यूथ टाइम से ही उनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी बन रही थी. ही वॉज मतलब लीडर इन मेकिंग. ही वॉज पॉपुलर इनटू कलकत्ता, बंगाल, उनके लोगों में ही वॉज वेरी पॉपुलर दोस टाइम. तो वो ICS क्वालिफाई किया, तो उनका एक रिस्पेक्ट था बंगाल इसमें. मैंने एक मूवी देखी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की. उसमें एक सीन आता है जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोफेसर की पिटाई कर दी थी नेताजी ने. इफ़ यू माइट हैव सीन दैट. मतलब वो शुरुआत से एक रिबेलियस टाइप से थे. रिबेलियस थे. मतलब मुझे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं आज़ादी हूँ अभी से. ओके. एंड ही वाज यंग लार्ड, गरम खून जिसे हम कहते हैं. गरम खून, लाड प्यार से बड़ा किया है, किसी के दबाव में नहीं रुका है, और अमीर घर से तो ही वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. सर अभी थोड़ी देर हम गांधी के टॉपिक पे ही रहते हैं. आपने बताया कि कांग्रेस में 2 डिविजन्स थे, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट. कभी इन दोनों में क्लैशेस नहीं होते थे विचारधारा? होते थे. और क्लैशेस होने के बाद ही तो स्प्लिट हुए वो लोग. अच्छा. हाँ, स्प्लिट इन द सेंस, और इन दोनों में कंसेंसस बनता नहीं था. एक जो मॉडरेट बोलता था कि हमने ब्रिटिशों की बात माननी चाहिए, ठीक है, सो दैट वी विल गेट मोर राइट्स. और एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे कि ये तो पागलपन है, ये हमें कभी देंगे नहीं. ठीक है, ये हमें कभी एब्सोल्यूट राइट नहीं देंगे, और ये हमें ऐसे ही यूज़ करेंगे. सो वी वांट पूर्ण स्वराज. तो स्वराज की बात तब लोकमान्य तिलक ने लाई, और फिर ये स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. इसके पहले बर्थ राइट है मेरा स्वराज, ये लोगों के कॉन्शियस में ही नहीं था. हाँ, ठीक है. तो वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा चली नहीं, लेकिन आफ्टर दैट एक्सट्रीमिस्ट को कॉर्नर किया गया. महात्मा गांधी के आने के बाद तो ऑलमोस्ट दे वर नॉट
गिवन अटेंशन, तो मॉडरेट्स को ही ज़्यादा अटेंशन मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने इन लोगों को क्रश करना शुरू कर दिया, लाइक एक्सट्रीमिस्ट को साइडलाइन करना शुरू कर दिया? साइडलाइन ऑफ पॉलिटिकल, अगेन Political- पॉलिटिकल गेम, Yeah. यू हैव टू विन ओवर पॉपुलिज्म। अभी तक आपने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ बात की, उन्होंने ब्रिटिशर्स की नब्ज़ पकड़ ली, उन्होंने समझ लिया कि उन्हें क्या करना है। क्या वो पॉलिटिशियन भी अच्छे कहे जा सकते हैं? बिल्कुल, ही वॉज अ वेरी बेस्ट ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन इंडिया वुड एवर हैव। उनके जैसा पॉलिटिशियन कोई था ही नहीं, ठीक है। ही नोज एवरी मूव ऑफ ब्रिटिश एंड ओके। तो सी सेटबैक तो उनके लाइफ में बहुत कम आए एज अ पॉलिटिक्स। ही वॉज वेरी गुड पॉलिटिशियन, बट उनका एक प्रॉब्लम ये था कि लेटेस्ट स्टेज में ही वॉज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, बट ही वॉज इन्फ्लुएंसिंग इट। क्या उन्होंने उस इन्फ्लुएंस का हर जगह सही इस्तेमाल किया? अभी वो डिपेंड करता है, शायद उनको जो सही लगा वो उन्होंने किया, बट बिकॉज जब हम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि गांधी जी के पास में पावर थी कि वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी रुकवा सकते थे। वो बड़े बड़े चीज़ों के लिए भूख हड़ताल कर देते थे, इसके लिए भी वो कर सकते थे, एक प्रेशर बना सकते थे। तो उन्होंने इस चीज़ का उपयोग यहाँ क्यों नहीं किया? बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल। गांधी सिर्फ अपने प्रिंसिपल का सगा था, किसी का सगा नहीं। तो क्या वो ये नहीं देख रहे थे कि भाई ये भी तो देश के लिए लड़ रहे हैं? हाँ, बट प्रिंसिपल्स मैटर्स मोर, ठीक है। सी उनको बोस का जो बोस ने पूरी आर्मी बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने, और ब्रिटिश राज पे अटैक करा था, वो भी उनको ठीक नहीं लगा। इट वॉज नॉट अ राइट वे। सी उनको मीन्स में ज़्यादा ये था, नॉट अ गोल। मीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर भगत सिंह पीसफुल प्रोटेस्ट करते तो शायद गांधी जी की सबसे फेवरेट होते, लेकिन बिकॉज उन्होंने वायलेंस को चुना तो इट डजंट सपोर्ट हिज प्रिंसिपल। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गांधी जी वुड हैव सेव्ड हिम और नॉट, वो नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके प्रिंसिपल के खिलाफ जा रहा था। और एक बार अगर उन्होंने ऐसा कर दिया होता तो फिर उनकी प्रिंसिपल्स की धज्जियाँ उड़ जाती। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, भगत सिंह नहीं चाहते थे कि वो बचे। अच्छा, भगत सिंह ने वो बिल्कुल क्लियर करा था कि अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो कुछ लोगों को ही पता चलेगा, मेरे मरने के बाद क्रांति आएगी। और हर शहर घर घर में से भगत सिंह निकले, ठीक है। वो ही वॉज वेरी क्लियर विद दैट। मतलब वो मरने के इरादे से ही बाहर निकले थे। हाँ, वो मरने के इरादे से ही अरेस्ट हुए थे। ये उनको पता था कि सी भगत सिंह को जिस गुनाह की सज़ा हुई है उसके लिए वो अरेस्ट नहीं हुए थे। ओके। भगत सिंह तो अरेस्ट हुए थे क्योंकि असेंबली में बम फेंका था, पैम्पलेट बांटे थे, और उससे वो आराम से छूट भी जाते। लेकिन उस जगह उन्होंने वो सेम गन रखी जिस गन से उन्होंने सॉन्डर्स का मर्डर किया था। इंटेंशनली उनको अंदर आना था, क्योंकि बाहर रह के उनको कोई अटेंशन मिल नहीं रहा। सब अटेंशन तो महात्मा गांधी को मिल रहा है, प्रेस में उनके बारे में छप रहा है। तो बाहर वो कुछ भी करे, कोई लिखेगा नहीं। तो कब लिखेगा? जब आप जेल के अंदर से रिवॉल्यूशन शुरू करो। वेरी सोचा समझा स्ट्रैटेजी थी उनकी ये। इट इज़ नॉट जस्ट रैंडम एक्ट। जब हम ये भगत सिंह का मुकदमा चल रहा था, उन्हें फांसी की सज़ा हो गई और ये तय हो गया कि इनको किसी भी दिन फांसी हो सकती है, तो उस समय कांग्रेस के भी कोई सेक्शन ने गांधी के विरोध में जाकर इन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, या कोई गांधी से अप्रोच नहीं किया कि आप आइए बापू, इन्हें बचाने की कोशिश करिए? सिर्फ बचाने की कोशिश, तब हमें शायद इतने लीगल राइट्स नहीं थे हमारे पास। अच्छा। इंडियंस के पास, और लीगल अवेयरनेस भी नहीं थी। जैसे आज हम देख सकते हैं ना, जब फांसी को उम्र कैद में बदलने की एप्लीकेशन लग जाती है। आज तो टेररिस्ट को भी बचा सकते हैं लोग, इतने हमारे सिविल राइट्स स्ट्रांग हो चुके हैं ना इंडिया में। तब नहीं थे, ठीक है। तब इतने स्ट्रांग राइट्स नहीं थे, उसके अवेयरनेस भी नहीं था, ठीक है। ऑफकोर्स पिटिशंस तो लोगों ने की थी, मतलब क्वीन तक चली गई थी कि मर्सी पिटिशन चाहिए ये वो, ठीक है। और महात्मा गांधी शायद प्रेशर करते तो उनको हो भी जाता, वो मर्सी मिल भी जाती और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में जाके। लेकिन फिर भगत सिंह बनते नहीं, शहीद बनते नहीं। वो एक ऑर्डिनरी भगत सिंह यंगस्टर को पता था, तो भगत सिंह ने उनके पिताजी को लेटर लिखा है, प्लीज़ आप कोई मर्सी पिटिशन मत करो। तो ही वॉज वेरी क्लियर, ओके। और
जैसे मैंने महात्मा गांधी जी को बोला कि वो उनके प्रिंसिपल्स के खिलाफ था कि वो कोई वायलेंस को जस्टिफाई करे और उसके लिए मर्सी मांगे, ठीक है। ओके, दिस इज़ समथिंग जो मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता था कि मतलब ये वेरी शॉकिंग फैक्ट है सर कि मतलब कोई मरने के इरादे से बाहर निकल गया कि मैं मर के ही फेमस होने वाला हूँ और लोगों के बीच में फेमस होने वाला, फेमस इन द सेंस कि मैं अपना मैसेज ज़्यादा लोगों को बता पाऊँगा। क्रांति कब आती है? जब ही भगत सिंह ने अपने आखिरी दिनों में जो सारे लिटरेचर और सब बुक्स पढ़े हैं ना, उसका आप देखिए, उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, ये सब पढ़ के उनके मन में जो क्रांति आई थी, रशियन स्टालिन के लिए उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट था, उनके वो कैसे अपने देश के लिए क्रांति लाई। सो ही वॉज वेरी मोटिवेटेड थ्रू दैट, और ही वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, बहुत ज़्यादा गर्म खून, बहुत, लेकिन उतना ही स्टेबल थे वो। अच्छा, एज अ रिवोल्यूशनरी वॉज वेरी सटीक एंड स्टेबल। उन्होंने मतलब आप बोल सकते गांधी जी ने यूज टू डू सत्याग्रह, भूख हड़ताल करते थे। भगत सिंह ने भी की थी भूख हड़ताल फॉर राइट्स फॉर पीपल इन जेल। जेल में इंडियंस जो आ जाते थे उनको पढ़ने के लिए किताबें नहीं, लिखने के लिए कुछ नहीं, उनको छोटे मोटे राइट्स भी डिनाई किए जाते थे, रिस्पेक्ट मतलब एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश प्रिजनर्स। तो उन्होंने उनके लिए लड़ा। 84 डेज किसी ने फास्ट अंटिल डेथ किया होगा, तो ये भगत सिंह थे। 84 डेज फास्ट अंटिल डेथ, मतलब फास्ट, उन्होंने फास्ट बाद में छोड़ दिया अपने पार्टी के, उनके पार्टी के लोगों के कहने पे, जिसमें ठीक है, बाद में ब्रिटिश ने भी उनको फोर्सफुली खिलाने की कोशिश फोर्सफुल खिलाना है, लेकिन ब्रिटिश ने मान लिया था बाद में। फिर दे गेव हिम लिटरेचर एंड एवरीथिंग ओके। टू रीड एंड यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होता है। वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद में इंडिया में क्या चल रहा था उस वक्त? सी वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद फिर वापस ब्रिटिश ने वो अपना असली रंग दिखा दिया, रंग दिखाना शुरू कर दिया। जैसे फिर आपने बोला जालियनवाला बाग एंड द लेटर स्टेज, हंटर कमीशन, ओके, ये सब शुरू हो गए फिर से। तो जो 21 से लेके 31-32 तक का है, वेरी श्रूड टाइम इन इंडियन वॉयलेंट टाइम हम कह सकते हैं इसको, कैसे हम वॉयलिंग टाइम भी था और ब्रिटिशों से बहुत ज़्यादा श्रूड थे। ओके, हंटर कमीशन आई थी और जो लॉज आ रहे थे वो शायद अच्छे नहीं थे, मतलब और ब्रिटिश प्रेस एक्ट आया था, ठीक है। प्रेस एक्ट के बाद तो मतलब इंडियंस को तो लिखना पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था, कुछ भी नहीं लिख सकते थे। इवन गांधी जी वॉज इन प्रिजन एंड उनके ऊपर भी सेम मुकदमा चला था सिडेशन का। सिडेशन जो कानून है तब लाया था, मतलब ये कानून तब से है और ये बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कानून भी कहा जाता है अंग्रेज़ों के समय से ही, और इसका उपयोग अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छे से किया अपने फ़ायदे के लिए। बस ज़रा सी बात पे सेडेशन का चार्ज लगा के भाई पूरे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, फांसी वगैरह दी जाए। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। और हमारे जनरेशन में हमारे टेक्स्ट बुक्स में ये सब पढ़ने को नहीं मिला था कि 84 डेज़ की हंगर स्ट्राइक हुई थी वगैरह। ये सब ही प्रोटेस्टेड फॉर द राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स, ये पता लगा, बट हंगर स्ट्राइक में क्या हो रहा था ये सब नहीं पता लगा। थैंक्स टू यू कि इस पॉडकास्ट में आपने हमें बताया। अब हम आते हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्टिव होने शुरू हो गए इंडियन पॉलिटिक्स में, फ्रीडम स्ट्रगल में, तो उसके ऊपर हम इस पार्ट में बात करेंगे। क्या हो रहा था, नेताजी सुभाष बोस कैसे पॉलिटिक्स में आ गए? मतलब जैसे कि अभी हमने उनका डिस्कशन किया कि वो एक अमीर घराने के लड़के थे, मतलब विद्रोही टाइप के, रिबेलियस नेचर के थे, मस्त थे अपने में कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मुझे कोई कैद करके नहीं रख सकता। ऐसी क्या इंसिडेंट हुआ जो ये पॉलिटिक्स में आ गए, फ्रीडम स्ट्रगल में आके लड़ने लगे? सेम थिंग, जब शायद वो लंदन गए होंगे ICS की एग्ज़ाम क्रैक करने या फिर वहाँ पे जब रहे होंगे तब उनको रियलाइज़ हुआ होगा कि द वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट। ये वो तो नहीं है जो हम इंडिया में सफ़र करते हैं, यहाँ पे राइट्स इक्वल है, पीसफुली लोग रहते हैं, सबको सब फैसिलिटीज़ मिलती है। तो शायद इंडिया में आने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं गवर्नमेंट सर्विस नहीं ज्वाइन करूँगा और फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करूँगा, ठीक है। सो उनका पास्ट हिस्ट्री तो थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, अगेंस्ट द स्टेट फाइट करने की। तो ही जॉइन इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, एंड
उस वहाँ से बंगाल रिवॉल्यूशन से उनका शुरू हो गया। when he left that ICS सर्विस तो उनके फैमिली ने भी उनको बहुत सर्विस नहीं, उनको उन्होंने ज्वाइन ही नहीं Join ही नहीं किया था। क्लियर्ड इट और ज्वाइन करना नहीं किया उन्होंने। ओके, सो उनके फैमिली की तरफ से दबाव भी काफ़ी आया होगा। फैमिली की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट था बहुत ज़्यादा, उनके फादर की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट था, बट ही डिडंट गिव दैट बिकॉज आई हार्डली थिंक कि उस ज़माने में कोई ICS वगैरह के बारे में सोचता होगा, क्रैक करवाया होगा। बहुत कम ना, बहुत बहुत रेयर एंड दिस वाज नॉट इजी। Okay. आपको लंदन में जाके एग्ज़ाम देना होता था और हर कोई किसी कैपेसिटी वहाँ नहीं के थी। लोगों के साथ compete करना होता था। ठीक है, ICS में तो ब्रिटिश थे, बाद में इंडियंस को उन्होंने दिया था चांस, लेकिन वहाँ के लोगों के साथ compete करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफरेंट, इट्स नॉट दैट ईजी। जब वो कांग्रेस में आते हैं, उनकी एंट्री कांग्रेस में हुई, तब कांग्रेस में क्या चल रहा था? लाइक गांधी वॉज इन पावर दैट टाइम या कांग्रेस में? लार्जली गांधी रिटायर होने के इसमें थे। ओके, बाय द टाइम बोस बिकेम बोस राइज टू द लेवल वेयर ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द प्रेसिडेंट, तो गांधी जी वाज मोस्टली रिटायर्ड एंड वाज रिलैक्सिंग। नॉट रिलैक्सिंग, ऑफ कोर्स ही वाज touring India in different places, but living in the ashram and non-political life. He was living a non-political life. Political life मतलब क्या? लीडर के स्टेटमेंट हर रोज़ पेपर में आना, ठीक है, लीडर ने कोई हर चीज़ के बारे में अगर कोई कुछ भी होता है तो लोग लीडर के पास जाते हैं ना, आपका क्या स्टेटमेंट है। तो उसके पहले गांधी वॉज वेरी एक्टिव। एक रीज़न ये भी है गांधी जी का पॉलिटिक्स से इनएक्टिव होने का, बिकॉज ऑफ दिस सिडेशन। एंड गांधी न्यू बिकॉज इफ़ मतलब बहुत क्लोज हो गया था ये, जो उन्होंने 2 आर्टिकल लिखे थे और उसके ऊपर उनके ऊपर सिडेशन हुआ था, सिडेशन का चार्ज लगा था और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भेजने से थोड़ा बहुत बाल बचे थे। अच्छा। और बिकॉज गांधी न्यू दैट तिलक वॉज इन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सावरकर वॉज इन रिगरस imprisonment and was on exile, तो प्रिजन में रह के कुछ फ़ायदा नहीं। तो being not active in the politics could help and to get involved। मतलब गांधी जी ने इसको भी बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से किया था। स्ट्रेटेजिक तरीके से। और प्लीज़ कांग्रेस में भी लीडरशिप चेंज हो रही थी। मोतीलाल नेहरू के बाद फिर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना वेर द प्रोमिनेंट लीडर्स। ओके, दे वर सो व्हेन गांधी स्टार्टेड दिस टूर ऑफ इंडिया, वो जब भारत के टूर पे निकले तो उनकी जगह किसने ली, नेहरू ने या जिन्ना ने? नहीं, गांधी टूर तो पहले हो चुका। Okay. इसके बाद कांग्रेस के बाद उनकी जगह आई गेस, मुझे एग्जैक्टली क्रोनोलॉजी पता नहीं कि 2-2 साल के टर्म्स होते थे, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो गांधी जी जब कांग्रेस की एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर गए तो शायद मोतीलाल नेहरू शायद थे, ठीक है, तभी ये एंड मोतीलाल नेहरू वाज मॉडरेट। वो क्या है, एवरीवन वाज मॉडरेट। ओके, उसमें सब मॉडरेट ही थे, एक्सट्रीमिस्ट बचे नहीं थे कांग्रेस में। एक्सट्रीमिस्ट थे लेकिन नॉट पॉप। ओके, दे डिडंट राइज टू दैट हाई लेवल जहाँ पे गांधी बैठ गए थे। नाउ अगेन सी, एक्सट्रीमिस्ट आप वहाँ पे सेग्रीगेट नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, वो एक्सट्रीमिस्ट तो वो तिलक और लाला लाजपत राय तक थे। अच्छा, ठीक है, और बिपिन चंद्र पाल। सो व्हेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिकेम एक्टिव इन कांग्रेस, वो जब कांग्रेस में एक्टिव होने लगे और उनको भी सपोर्ट मिलने लगा भारत की जनता का, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। यस, ही वाज पॉपुलर। कांग्रेस के उन्होंने 2 साल तक वो प्रेसिडेंट रहे, तो ही वाज देयर। ओके, वो अच्छा, उनका तालमेल अच्छा बैठ गया था, ठीक है। सी व्हेन इन दोज टाइम इफ़ यू आर यू हैव क्रैक ICS एंड यू आर वर्किंग फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत रिस्पेक्ट था तब लोगों में। अच्छा, ठीक है, ही नोज दैट ही इज इक्विवेलेंट टू ऑल द ऑफिसर्स, टॉप कलेक्टर्स थे उनके, और वो उनका मतलब पार्टी में बहुत रिस्पेक्ट था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद व्हेन नेताजी बिकेम प्रेसिडेंट कांग्रेस के, तो उनके एक्शन से गांधी जी को थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा या नेहरू को प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, फियर्स एक्शन लेना और ब्रिटिश के खिलाफ बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट से कांग्रेस को प्रॉब्लम होने लगा, ठीक है।
इससे फिर अनबन होने लगी एंड देन व्हेन नेक्स्ट टेन्योर आया देन दे वांटेड हिम टू रिजाइन, सुभाष चंद्र बोस। देन सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम अ सेपरेट पार्टी। तो ये रिजाइन करने के पहले वो इलेक्शन में खड़े हुए थे? सी इट वाज नॉट इलेक्शन, Okay. इट वाज पार्टी इलेक्शन। जो हाँ, पार्टी के party मेंबर से वो election। इलेक्ट करते हैं, Okay. नॉमिनेट करते हैं और ये करते हैं। सो फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने शुरू किया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। वहाँ पे अलग अलग तबके, मतलब पार्ट के लोग, और दैट वाज आल्सो गुड पार्टी। तो कांग्रेस की इक्विवेलेंट नहीं थी, लेकिन एक बिकॉज ऑफ एक कांग्रेस से बड़ा नेता, कांग्रेस का फॉर्मर प्रेसिडेंट उस पार्टी का अगर संस्थापक है तो बहुत बड़ा नाम था, मतलब अच्छा वो पार्टी कर रही थी। तो भी आपने जैसे बताया कि उनके एक्शन से गांधी और नेहरू भी ज़्यादा खुश नहीं थे। क्या एक्शंस थे ऐसे जिससे वो उनको गांधी को दिक्कत होने लगी थी? सी इट इज़ लाइक ब्रिटिश से डील करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट से डील करना। ऑल्सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब शुरू हुआ था और गांधी जी चाहते थे कि इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लड़े, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में। नेताजी नहीं चाहते थे। नेताजी चाहते थे क्यों लड़े, क्यों उनके हमें ज़्यादा ज़रूरत है ना इनकी, ठीक है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट और ऐसे कुछ चीज़ें हुई थी, उससे गांधी समझते थे कि हमने अगर अभी ब्रिटिश की हेल्प की तो बाद में ब्रिटिश हमें डोमिनियन स्टेटस देंगे या इंडिपेंडेंस देंगे, ये उनकी सोच थी। नेताजी बोले नहीं ज़रूरत है, हम क्यों हमारे रिसोर्स इन्वेस्ट करें। तो ये ऐसे टर्म्स पे उनका क्लैशेस मोस्टली था। और गांधी बीइंग इन्फ्लुएंशियल सीनियर, उनका एक मतलब स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एंड देन फिर आप अपने फिर इस कोर्स ऑफ हिस्ट्री में देखा कि नेताजी ने मार्च निकाला बहुत बड़ा बंगाल में। फिर उन्होंने सबको यूनिफॉर्म मार्च निकाला था। अच्छा, ठीक है, कि आप मत जाओ, ब्रिटिश क्या भेजेंगे, हम अपनी आर्मी बनाएंगे। तो सबको एक पुलिस का यूनिफॉर्म बनाया और बहुत बड़ा मार्च निकाला था। उसके बाद उनको हाउस अरेस्ट किया था। फिर वहाँ से वो बच के एस्केप हुए एंड देन वी वेंट टू जर्मनी। एंड उसके बाद की हिस्ट्री सबको बताए। देन हाउ ही केम टू जापान एंड इन सबमरीन एंड फॉर कलेक्ट आर्मी एंड ही अटैक्ट, ही फर्स्ट टेकन दिस सिंगापुर, ठीक है। फिर रंगून, और उन्होंने पहली गवर्नमेंट मतलब 1945 या 44 में उन्होंने पहली गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी थी अंडमान निकोबार में। ओके। सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंट इंडिया अंडमान को So I think this is the reason why some people say that not Nehru but Netaji Subhash Chandra Bose was the first Prime Minister of India, because technically he established a government, right? बट फिर भी हमें हमारे टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया कि नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वाज ऑफिशियल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगर शायद तब सुभाष चंद्र बोस होते तब, ठीक है, तो शायद वो भी हो सकते। ही वाज मेन नॉमिनेशंस फॉर द प्राइम मिनिस्टर। अगर हम एक पर्सपेक्टिव ऐसा देखते हैं कि वो प्लेन क्रैश वाला इंसिडेंट, उनके डिसअपियर होने का इंसिडेंट नहीं हुआ, आज़ादी मिलती है 1947 में, ऑफिशियली ब्रिटिश हट जाते हैं और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर किसे बनाना है इसको लेकर डिस्कशन होता है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम तय हो जाता है कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसी हालत होती है इंडिया की अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे पहले ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं? सी हालत कैसी होती है हाइपोथेटिकल है, पता नहीं। सी हालत तो सेम रहती है, एक एजम्पशन लगाने की बहुत अलग हो जाता इन द सेंस। सी नेहरू वॉज डियर ऑफ ब्रिटिश, ओके, डियर ऑफ ब्रिटिश। आपको पता होगा कि द लास्ट वॉइस रॉय माउंटबेटन एंड नेहरू एंड जिन्ना वेर टुगेदर, दे वेंट इन सेम कॉलेज, सेम बैच, वो कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू एंड जिन्ना, द थ्री वर फ्रेंड्स। हाँ, वेरी गुड। फिर भी जिन्ना और नेहरू के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। जिन्ना और नेहरू के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं था। सी कॉन्फ्लिक्ट गांधी एंड जिन्ना के बीच में था। नेहरू वॉज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनीवन। मतलब नेहरू को कोई अपना कंपटीशन ही नहीं समझता था? नहीं, नेहरू वाज नथिंग। अच्छा।
It was, see, because Jinnah conflict with Gandhi, that's why he's out. Subhash Chandra was conflict with Gandhi, that's why he's out. तो एक कौन लॉयल कौन बच जाता है? नेहरू. Of course, Sardar Patel was also competent, but Sardar Patel was an organizer. तो पार्टी ऑर्गेनाइज करना, ये करना, उसके लिए ज़्यादा. लेकिन सी, अंग्रेज़ों के साथ तालमेल बनाए रखना, उनके साथ डिप्लोमेटिक बात करना, वो उसमें नेहरू को ज़्यादा स्वेटेज मिला. ठीक है. सो गांधी चूज नेहरू एंड ऑफ कोर्स फिर उसके बाद का पूरा कोर्स ये कि हाउ नो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन होल प्रोसेस, पार्टीशन की प्रोसेस एंड आफ्टर दैट ऑल्सो. आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इंडियन नेवी का चीफ आई गेस 1954 तक ब्रिटिश था. इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था ना 47 को, तो 54 तक इंडियन नेवी का चीफ ब्रिटिश था. ओके, पर 50 में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हो गया था. हाँ, उसके बावजूद 58 तक इंडियन एयरफोर्स का चीफ ब्रिटिश था. हाँ. और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया पाकिस्तान की पहला वॉर हुआ. ठीक है. इंडिया पाकिस्तान 48 में आपको पता है दोनों आर्मी, इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी का चीफ एक ही था, ब्रिटिश. एंड हु वाज इट? ब्रिटिश, सम ब्रिटिश ऑफिसर विल बी देयर ना. तो Okay. चीफ अगर दोनों आर्मी को बोले वो स्टैंड बाय हो सकते थे. बट उन लोगों ने नहीं बोला. नहीं, क्यों नहीं हुआ? वही प्रॉब्लम है ना. दे वांटेड बोथ ऑफ देम टू फाइट. आई डोंट नो, वो हो सकता है नहीं. लेकिन सी, अगर कोई चीफ कोई है तो उसको कंट्रोल है. बहुत ऑफ कोर्स, अगर मैं दोनों आर्मी का चीफ हूँ तो भाई मत लड़ो, क्यों लड़ और रहे हो? 48 में चीफ तो ये था, तो दोनों आर्मी कैसे लड़ रही थी 47 48 में? सो ये थोड़ा समझ नहीं रहा था ये पॉलिटिक्स, ये ना, दिस इज नॉट क्लियर पॉलिटिकल. We can say this is a grey phase of Indian freedom struggle and post independence. इट इज अनसर्टन फेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ऐसा बोल सकते हैं. इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ और इंडिपेंडेंस के साथ हमें काट दिया गया. Okay. और वी वेर पुश्ड इनटू द वायलेंस, वी वेर पुश्ड इनटू द अनरेस्ट. आज जो सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ये वो तब की सिचुएशन. ब्रिटिश बोल रहे थे कि हम जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे अनरेस्ट कर देते हैं, सो दैट दिस पीपल विल कम टू अस ओनली. के बाद हम तुम राज कर लो हम पे, हम नहीं मतलब आप करो इसमें कुछ. ठीक है. आप रिजॉल्व करो ये सब. मतलब ब्रिटिशर्स वर एक्सपेक्टिंग कि ये लोग अपर हैंड चाहते थे. एंड दे गॉट इट फॉर सम टाइम. तुमको शायद पता नहीं है कि इंडियन सीक्रेट सर्विस जो था, ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस, बाद में जो 1947 के बाद इंडियन सीक्रेट सर्विस हो गया होगा, 1950-55 तक दे यूज टू रिपोर्ट ब्रिटिश. ओके. इंडिया की सीक्रेट्स ब्रिटिश को बोलते थे. इसका एक रीज़न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डिसअपियर के बाद 45 के बाद वो दिस वॉज वेरी सीक्रेट. उनका डेथ मिस्ट्री क्यों है, क्लैरिटी क्यों नहीं आई? क्योंकि ही वॉज अ एनिमी ऑफ ब्रिटिश. 1945 में उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जंग छेड़ी थी, तो ही वॉज अ ब्रिटिश एनिमी. तो इंडियंस उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे. नेहरू कुड नॉट एक्सेप्ट हिम. तो बोला जाता है ना कि अभी एक रिसेंट स्टोरी आई थी कि ही वॉज अलाइव व्हेन ही वॉज इंडिया, ही वॉज अलाइव टिल 89. मैंने पढ़ी है ये कहानी, गुमनामी बाबा की स्टोरी है. हाँ. तो बहुत सारे, लेकिन वो क्यों नहीं आया? बिकॉज ही वॉज एनिमी ऑफ इंडिया एंड ही कुडंट ट्रस्ट. He was also considered as war prisoner, मतलब war enemy something. The term I'm forgetting. लेकिन INA के सोल्जर्स को इन्होंने फांसी दी थी लाल किले पे. ब्रिटिशर्स ने? इंडियंस ने इंडिपेंडेंस के बाद. इंडिपेंडेंस के बाद INA के सोल्जर्स को फांसी दी गई. ये बहुत लोगों के स्ट्रगल के बाद वो सब रुका, उनको ये किया. लेकिन वो हुआ, ये नेहरू ने, मतलब इंडियंस ने किया ना. एंड नेहरू ने इस फांसी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया. तब तो वो सी, फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी के मालिक हो और कंपनी के खिलाफ किसी ने बगावत की है और कल दूसरा आता है तो उसको बगावत ही देखेगा. ओके. वो कंपनी की, मतलब वो तो इंडिया के खिलाफ बगावत थी, ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत, मतलब इंडिया के खिलाफ बगावत. तो तब की कांग्रेस का विचार, ये तो मानसिकता तो वही थी. तो ये बहुत सी कॉम्प्लेक्स
पॉलिटिकल अफेयर्स था तब, इतना ईजी नहीं है टू अंडरस्टूड। बट आप अगर समझो कि ये माइंडसेट कैसे बदला, पर्सपेक्टिव कैसे बदला लोगों का, ये तो बाय टाइम लोगों का कॉन्शियस में आया है कि नहीं कुछ तो गलत हुआ है, नेताजी वॉज राइट। फिर बाद में फिर बहुत मांग शुरू हुई। हाँ, क्योंकि मैं जिस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, हमारी जनरेशन के लोगों को अब नेताजी बड़े अच्छे लगते हैं, उनको जानने की इच्छा बड़ी होती है कि हाउ इन जैसे कि आपने बताया सर कि बहुत ही कम टाइम स्पैन में नेताजी ने बहुत कुछ किया। मतलब एक टाइम स्पैन जैसे कि उनको 10-15 साल से ज़्यादा का टाइम स्पैन तो उनको मिला ही नहीं है भारत में, या उससे भी कम का मिला है। उनके एक्टिव ईयर्स तो बहुत 15 साल ही थे। 15 साल है, और इस 15 साल के अंदर भी उन्होंने ऐसी छाप छोड़ दी कि आज भी यंगस्टर्स उनको जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है कि नेताजी के साथ गलत हुआ। सबके दिल में एक बात होती है कि नेताजी को वो रिकॉग्निशन इंडिया में मिला ही नहीं जो वो डिज़र्व करते थे। हाँ, ये बात तो है। नेताजी जो डिज़र्व करते थे उनसे उनको कम रिकॉग्निशन मिला है। आज भी शायद मेन स्ट्रीम पार्टीज़ में उनको एक्सेप्ट करने की हिचकिचाहट थी, अनटिल हमारे कर्तव्य पथ पे गेटवे ऑफ इंडिया पे उनका स्टैचू अनवील किया मोदी गवर्नमेंट। तो तब मतलब ये उसके बाद भी फिर नेताजी वर्सेस गांधी शुरू हो गया। हाँ, तो ये हमेशा से बहुत हॉट टॉपिक रहा है। अब जब हम ये नेताजी के टॉपिक की बात करते हैं, जैसे कि एक सेक्शन ऐसा भी जो कहता है कि 89 तक जिंदा थे, गुमनामी बाबा थे जो कि फैज़ाबाद में रहते थे, अलग थलग रहते थे सबसे, काफ़ी सारे इनके नाम थे अलग अलग। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सच है? सी ये तो कॉनंड्रम है अगेन। सी इट इज़ अ थियरी प्लस वो उसकी सत्यता क्या है वो किसी को नहीं पता, ठीक है। या वो अभी बहुत सारे वैसे थियरीज़ है, बहुत सारी कहानी है, बहुत लोगों ने उस पर काम किया है, प्रूव करने की कोशिश की है। बहुत सारी कमेटी ने इस पर मिक्स रिएक्शन दिया है, क्लैरिटी कुछ नहीं है। तो ये ऐसा ही है, तो मिस्ट्री ही है अभी तक, और शायद पता नहीं इसके सीक्रेट फाइल्स खुलेंगे तो और पता चलेगा। तो उसके ऊपर अभी ये तो गवर्नमेंट के पास ही सीक्रेट फाइल्स। We can surely have a separate podcast on totally focused on नेताजी सुभाष चंद्र बोस also. आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस उनके साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी क्लेम्स दावे वगैरह किए जाते हैं नेताजी को लेके, वी कैन श्योरली हैव यू फॉर दैट ऑल्सो। आज जो आपने मुझे बताया रिगार्डिंग दी गांधी साइड एज वेल एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की साइड, और इसमें जो नेहरू और जिन्ना का जो एंट्री होती है, दिस वॉज वेरी मच अननोन टू मी एज वेल। मैं हिस्ट्री को पढ़ता रहता हूँ, लेकिन इतना सब मैं भी नहीं जानता था कि गांधी जी का ये भी एक साइड था, और नेताजी का भी एक ऐसा साइड जो कि सब लोग नहीं जानते थे। वो आज के इस पॉडकास्ट में सबको जानने को मिला। आई एम श्योर कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया होगा। ये काफ़ी कंटेंट लोडेड इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था, एंड एक्चुअली जनता को पसंद भी यही आता है कि जब उनको राइट इन्फॉर्मेशन राइट लोगों से मिले। मैं यही सोच रहा था कि 15 अगस्त आ रहा है, तो कुछ इस तरह का पॉडकास्ट किया जाए जिसमें आज़ादी से जुड़ी कोई चीज़ें हों, जो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, और ऐसे में मुझे आप मिले, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो सर। वी कैन श्योरली हैव यू फॉर मोर ऑफ द पॉडकास्ट। Sure thing. Very excited for that, sir. Thanks a lot, sir. Thank you.